मैंने हर बार बताया कि कैसे कर्जा आदमी को बैंकरप्सी यानी कि कंगाली की ओर ले जाता है। पर सारे लोन्स या कर्जे खराब नहीं होते, ये भी बात जान लो भैया, ये भी बता चुका हूं मैं कई बार। कुछ कर्जे अच्छे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन, सही उम्र में लिया हुआ होम लोन, सही उम्र में भैया बोल रहा हूं, क्योंकि ये लोन आगे चल के आपकी नेटवर्थ को बढ़ाते हैं। ये ऐसे लोन हैं आपके लिए वेल्थ क्रिएटर साबित होते हैं। जैसे कि होम लोन, जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप उसको रेंट पर भी चढ़ा सकते हो और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है आपके लिए। वैसे ही जब आप स्टूडेंट होते हो तो एजुकेशन लोन लेते हो, नई स्किल अपग्रेड करने के लिए लेते हो, डिग्री लेने के लिए लेते हो, जिससे आप आगे चल के और बेहतर करते हो, बेहतर जॉब लेते हो, बेहतर काम कर पाते हो, बेहतर प्रमोशन ले पाते हो। पर कुछ लोन्स खराब नहीं होते, बहुत ज्यादा खराब होते हैं। सबसे बड़ा लोन है, सबसे फेमस लोन है पर्सनल लोन। 15% से लेके 45% इंटरेस्ट सालाना देना पड़ता है। 45 का मतलब क्रेडिट कार्ड वाली कैटेगरी में चले जाओ, 45% तक भी सालाना होता है। ये लोन्स अक्सर अय्याशी के लिए लिए जाते हैं। हाँ, अय्याशी ही बोलूंगा इसको मैं। जैसे कि वैकेशन, घूमने फिरने के लिए, महंगे गैजेट लेने के लिए। 70% आईफोन अपने यहाँ पर पर्सनल लोन पर लिए जाते हैं, तो पता ही ना आपको। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के लिए भी पर्सनल लोन ले लेते हैं। मतलब एक लोन ऑलरेडी है, उस ऑलरेडी चलते हुए लोन को, ऑलरेडी महंगे लोन को खत्म करने के लिए दूसरा महंगा लोन लिया जाता है। वाह मोदी जी वाह। मीम है ना, इसलिए बोल दिया मैंने। और आगे सुनो, वो लोन्स भी खराब होते हैं जो आप डेप्रिशिएटिंग चीजों के लिए लेते हो। जैसे कि कार लोन, आपको पता है ना 12 लाख की गाड़ी शोरूम से निकलते ही 10 लाख की हो जाती है। चलो ये तो हुई अय्याशी, पर कई बार लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी लोन लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होता उनके पास, इमरजेंसी फंड नहीं होता उनके पास। पर मेरा सबसे ज्यादा दिमाग तब खराब होता है जब मैं देखता हूं कि लोग लोन लेकर के एफएनओ में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने घुस जाते हैं लोन लेकर के। मतलब एक बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल रिटर्न देने वाली चीज में आप पैसा डाल रहे हो, वो भी उस पैसे को जो खुद का नहीं है, बैंक से उधार लिया है। और एक बात आपको पता है, 2022 से 24 के बीच 93% रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स ने अपने पैसे डुबाए हैं स्टॉक मार्केट में। मतलब जिस एसेट इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ 7% लोग ही पैसा कमा पाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में लोग लोन लेकर के पैसा डाल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि वो इंडिया के 90% ट्रेडर से बेहतर कर जाएंगे। अब आप ही बताओ कि क्या इलाज करें इन सब का। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है वॉरेन बफे को भी नहीं होगा अपने ऊपर है। 15-17% के ब्याज पे लिए हुए लोन से ट्रेडिंग करोगे तो सिर्फ ब्रेक इवन हासिल करने के लिए आपको कम से कम 20% का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, टैक्स मिलाकर। अगर लोन लेने से पहले ये सोच लिया होता तो शायद ये गलती ना करते। और खुद सोचो ना, अगर एफएनओ ट्रेडिंग या स्टॉक से 20% रिटर्न कमाना इतना आसान होता, इजी होता, तो बैंक आपको 15% पर लोन क्यों देता? वो उसी पैसे को ट्रेडिंग के लिए 20% पर ना लगाता, जिससे वो 20% कमाता। लोन को लेकर मेरे देखो 2 फंडे होते हैं। पहला, लिमिट में लोन लो। एट अ टाइम एक लोन से ज्यादा लोन एक्टिव नहीं होना चाहिए आपका। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि एक से ज्यादा लोन लेना पड़ रहा है तो आपकी जितनी भी टोटल मंथली ईएमआई है वो आपकी मंथली इनकम की सिर्फ 30% ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं, ताकि आपके पास 70% जो पैसा हो उसे आप अपनी जरूरतों पर खर्च कर पाओ और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि 100 रुपए की कमाई, 30 रुपए की ईएमआई। और हाँ, वो सारे लोन्स जो आप बिना कुछ गिरवी रखे ले लेते हो वो हमेशा महंगे पड़ते हैं आपको। जैसे कि सबसे बड़ा तबाही वाला लोन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, इंस्टेंट लोन एप्स, या फिर वो आजकल जो चल रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा पर चलता है बाय नाउ पे लेटर। क्योंकि देखो बैंक्स या एनबीएफसी आपसे कुछ भी कोलेट्रल नहीं लेते हैं, इसलिए वो लोन्स महंगे होते हैं। 15%, 20%, 25% इंटरेस्ट रेट होता है उनका। इसलिए इन लोन से आपको बचना चाहिए। ये लोन्स कभी नहीं लेने चाहिए आपको। और यही मेरा दूसरा फंडा है। अब 5वीं मिस्टेक ध्यान से सुनिए, हर खर्चे के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करना। भैया यूपीआई आया तो पेमेंट्स को आसान करने के लिए आया था, पर इसने मिडिल क्लास का बैंक बैलेंस खत्म करना आसान कर दिया है। लोग हिसाब ही नहीं रख पाते अपने खर्चों का। जब तक पैसा हाथ से फिजिकली नहीं निकलता
उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि कितना खर्चा हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। 75% इंडियंस कहते हैं कि यूपीआई आने के बाद उनके खर्चे बेहिसाब बढ़ गए हैं। मई 2025 में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़कर 25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू हुए हैं। अब आप खुद दिमाग लगा लो, हिसाब लगा लो, अगर यही पैसा कैश के फॉर्म में दिया होता तो क्या इतना खर्चा होता? अरे 500 रुपये भी कभी हाथ से निकाल के देना पड़ता है ना तो कलेजा बाहर आ जाता है। लेकिन 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये यूपीआई से यूं दे दिए जाते हैं। ये फर्क होता है, कभी करके देखना। कभी जेप्टो से कुछ मंगवा लिया, कभी फ्लिपकार्ट से, कभी मीशो से, कभी स्विगी से, बेहिसाब खर्चे भैया। और मेजॉरिटी सब के सब यूपीआई से। यूपीआई से कितना पैसा निकला ये ट्रैक करना देखो मुश्किल हो जाता है। कैश में आपको एहसास रहता है कि भैया पैसा जा रहा है हाथ से। आप एटीएम जाके पैसा जब निकालते हो तो अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखते हो, फिर हिसाब से बटुए में रखते हो, और फिर पेमेंट करते समय आंखों के सामने उसे निकलते हुए देखते हो और महसूस करते हो कि पैसा जा रहा है। इसलिए बड़े और मोटे खर्चे के बचने के चांसेस हाई होते हैं सर, जो यूपीआई में मुमकिन नहीं है। हजारों लाखों ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहां सैलरी गुल हो गई। देखो, पेमेंट को इतना आसान मत बनाओ, थोड़ा मुश्किल करो। जहां तक हो सके ऑफलाइन पेमेंट ही करो। अगर ऑनलाइन पेमेंट के अलावा कोई और चारा नहीं है तो यूपीआई में क्यूआर कोड स्कैन करके मत करो। नेट बैंकिंग यूज कर लो, डेबिट कार्ड यूज कर लो। थोड़ा लंबा बनाओ प्रोसेस को, थोड़ा पेनफुल बनाओ। पूरे पेमेंट प्रोसेस को जितना ज्यादा पेनफुल रखोगे आप, जितना ज्यादा नंबर डालने का टेंशन रहेगा, बेनिफिशियरी ऐड करने का टेंशन रहेगा, चांसेस हाई है कि आप कहोगे कि भैया छोड़ो, नहीं करना। पेमेंट करने का प्रोसेस वैसा ही होना चाहिए, जो कि रियली रिक्वायर्ड है। जब पेमेंट की प्रोसेस लंबी होगी, मुश्किल होगी, तो आपके फालतू खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे। किसी भी साइट पर अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन सेव मत करो। देखो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको सोचने का मौका मिले, टाइम मिले। क्योंकि अगर पेमेंट प्रोसेस लंबा हो गया तो आपको सोचने का मौका मिल जाएगा और हो सकता है ऐसे में आप ट्रांजैक्शन बीच में छोड़ दो। और यही काम ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए करो। जहां तक हो सके कैश का इस्तेमाल करो। ऐसा करने से हर बार आप वही चीज खरीदोगे जिसकी आपको सच में जरूरत है। हमारे माता पिता कम कमाने के बावजूद भी खर्चे मैनेज करने में हमसे तो कहीं ज्यादा बेटर थे। पता है क्यों? क्योंकि तब यूपीआई नाम की मुसीबत नहीं थी। इसलिए जितना हो सके यूपीआई की अवॉइड करो।